मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये किताब क्यों पढ़ रहा हूँ। यार पापा नाम है किताब का, ठीक है। और आप सबको क्या लगता है किताब किस चीज़ के बारे में होगी? पापा, वेरी गुड। फादर सन रिलेशन। तो यार पापा होनी थी एक बाप और एक बेटी के रिलेशनशिप के बारे में। पर कहीं ना कहीं इस कहानी के अंदर, इस किताब के अंदर बहुत सारे रिश्तों को हम देखेंगे और बहुत खूबसूरत रिश्ते। मतलब मेरे लिए मेजॉरिटीली ये किताब दोस्ती के बारे में। शून्य से थोड़ा सा पहले, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। तीनों लोगों के बीच में चाय के 6 कप रखे थे। 3 खाली कप बीते हुए समय के लिए और 3 भरे हुए आने वाले समय के लिए। अगले दिन लॉ के फाइनल ईयर का आखिरी पेपर होने वाला था। 3 साल का साथ छूटने वाला था। मीता ने अपने बैग से तीनों के साथ वाली तस्वीर बाकी दोनों की तरफ बढ़ाई। क्या बे मीता, अब तू रुलाएगी क्या? मनोज ने कहा। हाँ, इतना सेंटी क्यों हो रही है? गजेंद्र ने कहा। अरे कॉलेज ही तो खत्म हो रहा है, हम अलग थोड़ी हो रहे हैं। मनोज ने हाथ आगे बढ़ाया। मीता की आंखों में आंसू थे। वे मनोज और गजेंद्र के सामने पहली बार रो रही थी। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। सालो, मिलते रहना बे, मीता ने कहा। इन तीनों की क्लास का एक लड़का दूर से भागते हुआ आया और चिल्लाया, मनोज तेरे घर से फोन आया था, जल्दी जा, कुछ इमरजेंसी है। तीनों हड़बड़ाकर उठे और आने वाले समय के लिए रखे 3 कप लुढ़क गए। ये 3 वो थे जिनकी दोस्ती की मिसाल पुणे लॉ कॉलेज में दी जाती थी। दोस्त रहे, दोस्ती रही, पर दोस्ती का रंग वैसा नहीं रहा जैसे उस तस्वीर में था। इन तीनों को नहीं पता था कि उस कॉल के बाद मनोज की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो ये पहला चैप्टर था। एक तो कंटेम्प्रेरी राइटर्स ने ये भी समझ लिया कि चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म करो, इसलिए मैं छोटे छोटे पैचेस पढ़ पा रहा हूँ। तो ये चैप्टर, मतलब दिस स्टोरी इज अबाउट मनोज, ठीक है। मनोज और उसके दोस्त, उसका परिवार, उसके सारे रिश्ते। मनोज, मैं आपको मतलब स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, ठीक है। मैं जो स्टार्टिंग में बेसिक्स क्लियर हो जाती है कहानी के वो बता दूंगा कि मनोज बेसिकली इसके बाद अगले चैप्टर में एक बहुत बड़ा लॉयर है। इतना बड़ा लॉयर है कि वो वेगस में आराम कर रहा है, ठीक है। ही इज़ वेरी कंफर्टेबली चिलिंग इन वेगस। उसको उसका एक क्लाइंट वहाँ पर कहता है कि भाई हमें एक डील करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी इमरजेंसी है। वो क्लाइंट उसे एक प्राइवेट जेट से फ्लाइन करता है मुंबई, फिर वापस वेगस छोड़ देता है, ठीक है। और एक बहुत प्यारी लाइन आती है जिसके अंदर है कि 12 मिनट में 12 करोड़ का केस जीत गया मनोज, ठीक है। ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनती है टू शो के हाउ गुड ही इज एट हिज जॉब, ठीक है। तो मनोज के कैरेक्टर के बारे में हमें इस तरीके से, इस प्रकार से पता चलता है। पर फिर आगे पता चलता है कि मनोज अपनी डिग्री खत्म ही नहीं कर पाया था, ठीक है। तो ही इज प्रैक्टिसिंग लॉ विदाउट द डिग्री, जो ये बात पता चलती है। तो देन ही गोज बैक एंड ही जॉइन्स लॉ स्कूल, ठीक है। और थ्रू दिस जर्नी यू आर ऑल्सो मीटिंग हिज 2 फ्रेंड्स जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो वापस कॉलेज जाता है और वो जिस कॉलेज में जा रहा है वहाँ पर उसकी बेटी पढ़ रही है। वहाँ पर हमें पता चलता है कि बेटी और पिता के बीच में रिश्ते ठीक नहीं चल रहे, ठीक है। मतलब लड़की नफरत करती है अपने पिता से, ऐसा कहती है वो, ठीक है। क्यों करती है वो आपको आगे बाद में पता चलेगा, ठीक है। एंड मुझे बहुत प्यारी प्यारी बातें, मतलब जैसे मैंने कहा कि आप लाइंस मार्क करते जाओगे, आपको बहुत खूबसूरत चीज़ें मिल जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे का एक रिश्ता रहा है अपने माँ बाप के साथ कि एक वक्त के बाद ना वो अपने माँ बाप से बस गुस्से में रहता है, ठीक है। एक है झगड़ा जो चल रहा है अभी भी जीवन के अंदर, और वो कई बार ना बहुत बड़ा मुद्दा है भी नहीं, ठीक है। छोटे छोटे मुद्दे बड़े हो जाते हैं एक वक्त के बाद, तो हम वो छोटे छोटे मुद्दे लेकर घूमते रहते। तो ऐसा एक छोटा मुद्दा जो बहुत वक्त से सुलझा नहीं था, तो वो बड़ा हो गया इन दोनों के बीच में और ये चल रहा है, ठीक है। तो अब हम जहाँ पर पहुंचे वहाँ पर है कि साशा नाम है बेटी का। तो साशा अपने कमरे में बैठी है, उसका बाप उसकी कॉलेज में आ चुका है। वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि मेरा बाप क्यों यहाँ पर है, और वो कॉलेज छोड़ देना चाहती है। पर इस कॉलेज की जो हेडमास्टर है वो उसको वो छोड़ने नहीं देती है। वो कहती है तू अपनी मेहनत से यहाँ पर पहुंची है, तो अपने पोटेंशियल से यहाँ आई है, तू रहेगी, ठीक है। तो अब ये अपने कॉलेज के, मतलब शी इज इन हर डॉर्म, एंड ये आगे का अगला जो चैप्टर है वहाँ पर हो रहा है। ये काफ़ी आगे घटता है। एवरीबडी इज फॉलोइंग? मैं टेस्ट ले लूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जिस एनर्जी से बोला यस, और फिर आप उठ के चले गए थे। मैं 2 सेकंड के लिए जो दिल टूटा है ना मेरा,
वो बाद में समझ आया ना। मैं यहाँ से बस इतना ही देख सकता हूँ। ठीक है, अगले चैप्टर की तरफ बढ़े। अकेला आदमी आसमान के तारों से अपना अकेलापन बांट लेता है। नहीं नहीं नहीं, ये लाइन है। अकेला आदमी आसमान के तारों से अपना अकेलापन बांट लेता है। तारों के लिए ये कोई नई बात नहीं है, दुनिया के लिए अकेलापन कोई नई बात नहीं है, पर हर आदमी का अकेलापन अपने आप में नया होता है। अकेलापन ही हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। साशा को नींद नहीं आ रही थी। वे हॉस्टल की बालकनी में बैठी हुई आसमान देख रही थी। उसका गुस्सा फ्रस्ट्रेशन में बदलते जा रहा था। मुझे भी नींद नहीं आ रही। एकदम से साशा का ध्यान अनुषा की आवाज से टूटा। साशा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। अनुषा ने एक सिगरेट जलाकर साशा की तरफ बढ़ाई। अनुषा साशा के पास आकर बैठ गई। अब आसमान दो लोग देख रहे थे। उन दोनों का अकेलापन मिलकर कम नहीं दुगना हो चुका था। मेरी फैमिली में भी ना कभी कोई बाहर पढ़ने नहीं आया। मैं पहली हूं जो लड़ झगड़ कर पढ़ने आई। मुझे भी अपने पापा से नफरत थी। हम जिससे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, हम एक वक्त के बाद उन जैसा बन जाते हैं। जब वो मरे तब मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया कि मैं उनसे अब और ज्यादा नफरत नहीं कर पाऊंगी। डीप डाउन मेरी ये नफरत ही मेरा प्यार था। अनुषा ये बात साशा से बोल रही थी या खुद से, उसको नहीं पता था। पिछले 2 सालों से वो दोनों रूममेट थी। उनको शायद ये पता ही नहीं था। वे अलग अलग होकर भी एक ही थी। उनकी अपने बाप के प्रति नफरत उनको एक जैसा बनाती थी। अनुषा ने ये बात कभी साशा को नहीं बताई थी। साशा सुनती रही। ऐसी बातें सुनने के बाद बस चुप हुआ जा सकता है। साशा चुप थी। उसके पास बोलने को बहुत कुछ था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अनुषा ने साशा के कंधे पर अपना सिर रख लिया। अपने जैसा दुख देखने पर कतरा भर सुख मिलता है। साशा को कंधे भर सुख महसूस हुआ। अनुषा ने कंधे भर दुख को मन से हल्का कर लिया। बहुत देर चुप रहने के बाद साशा ने कहा, आई एम सॉरी। अनुषा ने जवाब में दिया, आई एम सॉरी। तारे अपना काम कर चुके थे। अकेलापन कुछ देर के लिए बहता हुआ बादल हो चुका था। रात अपनी धूल झाड़कर सुबह होने वाली थी। आपको मन में कुछ रिएक्शन आप कर सकते हो दोस्तों, एकदम ऐसे ही देख रहे हो। यू आर वेटिंग फॉर स्टोरी इंटरेस्टिंग, ये सही बात है। पर इसमें इतनी खूबसूरत बात है ना कि 2 लोग अपना दुख जब तक बांटते नहीं है, क्योंकि शुरुआत में कितने अच्छे तरीके से कहा है कि वो दोनों रूममेट है, जीवन में कभी उन्होंने एक दूसरे से ठीक से मुंह बात नहीं किया, और कोई तो इनका झगड़ा हुआ है, इसलिए अंत में दोनों सॉरी कह रहे हैं, है ना। दोनों का कुछ तो झगड़ा हुआ है। पर जब वो पिता वाली बात आती है, जब हमें एज ह्यूमंस एक कॉमन टॉपिक मिलता है, एक सिमिलर दुख मिलता है बांटने के लिए, तब हम एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं इंसानों की तरह। तो मुझे लगता है एज ह्यूमन हमारे लिए बहुत खूबसूरत चीज़ है ये, कि एक दूसरे का दुख समझ कर ना हम एक दूसरे के पास आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है अभी फिलहाल एयरपोर्ट्स पर यही हो रहा है भाई। मजा आ रहा है आप लोगों को? एक आखिरी चैप्टर है हमारा। तो अब कहानी में ऐसा होता है कि साशा अब थोड़ा वक्त निकाल के वो बाहर जा रही है, ठीक है, मतलब कॉलेज के बाहर घूम रही है। शी इज ट्राइंग टू फाइंड आंसर्स, है ना। जब आपका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है तो आप जवाब ढूंढने की कोशिश करते हो। तो उसे एक अंकल मिले, स्माइलिंग अंकल नाम रखा है उसने उनका। तो स्माइलिंग अंकल उसे वो एडवाइस देते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट एडवाइस नहीं देते। स्माइलिंग अंकल बस जिंदगी कोई बात कर रहे, उसको वहां से कोई अपने पते की बात मिल जाती है। तो 1-2 बार ये मिल चुकी है, उसने उनका नंबर सेव कर लिया है। अब वो उनसे मिलने जा रही है। ये जो मैं पढ़ने वाला हूँ ये बीच का हिस्सा है चैप्टर का। तो वो उनसे मिलने जा रही है एंड समथिंग दैट हैज हैपेंड, डोंट डू इट इन रियल लाइफ। अंकल उसको एक एड्रेस भेजते हैं, ठीक है, विच इज अ वेरी स्केची एड्रेस, पर वो फिर भी वहां चली जाती है। ये फिक्शनल रहने देना तुम, ठीक है। बट वो वहां पर जहाँ जाती है वो एक स्कूल है, एक गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पर वो अंकल पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है। एंड ही इज नॉट अ फैकल्टी मेंबर, वो बस ऐसे गेस्ट लेक्चरर की तरह जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूलों में।
और वो वहाँ पर जाके कहानियाँ सुनाते बच्चों को, ठीक है, जिसको देखकर साशा बहुत ऐसे उसे बहुत ही अच्छा लगता है और उसे याद आता है उसका बचपन जब उसके पिता भी सेम हरकत करते थे। तो किताब में एक पोर्शन आता है जहाँ पर वो कहती है कि जब वो छोटी थी और उसके पिता वापस घर आते थे तो उसके पिता बहुत बड़े लॉयर हैं, तो वो उनसे लॉयर की तरह बात करती थी और पिता उससे जज की तरह जवाब देता था। तो उसे वो छोटा सा सुख याद आता है उनके जीवन का, और ये छोटा सा सुख उसको अपने बहुत बड़े दुख की भी याद दिला देता है, क्योंकि जो आपको आपके पास था और अचानक खो जाता है ना, तो आपको उस बात पर और गुस्सा और निराशा आती है कि अरे ये तो अच्छा था। अगर कोई शुरुआत से ही बुरा होता है ना जीवन के अंदर, तो आपको उससे कोई ऐसी निराशा नहीं होती है, पर जब उनके बारे में कुछ अच्छी चीज थी और फिर वो बुरी बनती है तब आपको नाराजगी रहती है, तो उसको उसकी नाराजगी और याद आ जाती है। तो उसमें वो अंकल के साथ बात कर रही है और अंकल उसको बार बार समझा रहे कि माफ कर दो, ठीक है। अंकल को भी कॉन्टेक्स्ट पूरा नहीं पता है, उनको बस ये पता है कि लड़की किसी से तो गुस्सा है, बाप से ये भी नहीं पता है, ठीक है, पर वो कहते हैं कि माफ कर दो, माफ करना सीख। तो बात करते करते अंकल उससे कहते हैं कि एक कहानी सुनाओ। हाँ, जैसे अभी बच्चों को सुना रहे थे वैसा साशा ने बच्चे सी शरारत से कहा, बड़ों को कहानी से भरोसा उठ जाता है, उनको कहानियां सुनाना मुश्किल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंकल ने आसमान में देखते हुए कहा, उनको दुनिया में जादू देखना बंद हो जाता है। अंकल ने चाय की घुट लेकर सुनाना शुरू किया। मैंने जब साइकोलॉजी और फिलॉसफी दोनों से अपनी पीएचडी कर ली थी तो मुझे लगता था कि मुझे सब आ गया। मैं लोगों से चैलेंज करता था कि देखो मुझे कितना आता है, हर डिबेट में जीत जाता, पर कहीं अपने भीतर मुझे लगता कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तुमने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा, वो बात में किताबों और लोगों को कोट करते हैं। ऐसे लोगों से बचना, वो तोते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। मैं भी तोता हो गया था। मैं जितना ज्यादा पढ़ता उतना बेचैन हो जाता। मुझे लगता कि इतना कुछ तो जान गया हूं मैं, अब परेशान कैसे हो सकता हूं। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, कोई दोस्त भी मेरे पास नहीं बचा था। अंकल बोलते हुए रुके, एक और चाय लेने का इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है कि ये जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं ये सच है? साशा हैरान हो गई, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। जब मैं बहुत परेशान हो गया था तो इंडिया आया, बहुत जगह गया, बहुत बाबाओं से मिला। मुझे हरिद्वार स्टेशन के बाहर एक पंडित ने 5 रुपए लेकर ये बात बताई कि जब तक पूछोगे तब तक जवाब नहीं मिलेगा, जवाब अंदर झांकने से मिलता है। उसने 2 रुपए ये कहकर वापस कर दिया कि एक कॉपी खरीद लेना जिसमें अपने सपने लिखना। उसने जोर देकर कहा, लिखी हुई बातें और बोले हुए झूठ एक दिन सच हो जाते हैं। मेरी नींद टूट गई, जवाब छूट गए और वो सपने वाली 2 रुपए की कॉपी मैं बुरे वक्त में पलट लेता हूँ। बुरे वक्त में बस पुराना बुरा वक्त काम आता है। तो ये एक आखिरी सेगमेंट था हमारा। इसमें मुझे जो ब्यूटीफुल बात लगती है कि 1-2 बात हुई है, ठीक है। एक तो तोते वाली बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कई बार ना आई कांट कोट पीपल ना, तो मुझे बहुत रिलेटेबल लगा। मैं कहा जो कोट कर रहा है वो तोता है, ठीक है। पर मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बात है कि अगर आप किसी ओपिनियन को शेयर करते हो और आपके पास आपका ओपिनियन उसके साथ जोड़ने के लिए नहीं है, तो फिर वो तोते वाली बात है कि इफ यू कैन ओनली कोट बट नॉट ऐड, है ना। तो हमेशा कोशिश करो कि अगर आपको बात याद रहती है तो ग्रेट, आपकी मेमोरी मुझसे बेहतर है, ठीक है। पर इसमें ये मत भूलो कि आपने भी एक जीवन जिया है ना। तो वो जीवन को जोड़ते रहना उस बात से। और दूसरी जो मुझे बहुत प्यारी बात लगी थी कि वो कहते हैं कि जादू खत्म हो गया इसलिए हम कहानी सुन नहीं पाते, है ना, जो कि मुझे बहुत सच भी लगता है। एज स्टोरी टेलर्स, निधि और मैं दोनों स्टोरी टेलर्स और पोएट्स हैं, है ना। तो हमें कई बार लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि जादू आज भी एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे करियर चॉइसेस बस इसलिए ताकि हम लोगों को याद दिलाते रह सके कि जादू एग्जिस्ट करता है, कहानियाँ एग्जिस्ट करती है। और ये जो सारी चीज़ आप पढ़ते हो ना जीवन के अंदर के अचानक एक दिन सब बदल जाता है, वो होता है जीवन के अंदर। हमें बस उस एक दिन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो बस करते रहो, हो जाता है। और दोस्तों मेरी भी एक किताब मैंने लिखी है, 3 मुलाकातें और कुछ कहानियाँ।
वो अभी तक हमने ऑडिबल पे कन्वर्ट नहीं किया, इसलिए वो पढ़ नहीं पाया मैं, पर बहुत जल्द वो भी ऑडिबल पर होगी, है ना। आपको मज़ा आया, आसान लगा, समझ में आया? मेरे हिसाब से कंटेम्प्रेरी पढ़ना शुरू करो या सुनना शुरू करो। इससे क्या होगा कि जो आपकी बोली ज़ुबान है, जब आप वो सुनोगे तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और फिर आप चढ़ते चढ़ते आप कंटेम्प्रेरी से जो पुराने क्लासिकल्स थे वो पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, है ना। मुझे बहुत टीचर वाली फीलिंग आ रही है, तो मैं यहाँ पर चीज़ें समाप्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, यू बीन अ ब्यूटीफुल ऑडियंस, थैंक यू सो मच।